MH370 एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को अपने सदमे में डाल दिया जब ये खबर आई कि 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर के साथ में उड़ान भरने वाला एक प्लेन अचानक रडार से गायब हो गया और आज तक इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चल पाया। और आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये मिस्ट्री आखिर कैसे इतना बड़ा इतिहास बनकर रह गई और आखिर वो लोग कहाँ पर गए जो इस प्लेन के अंदर थे। क्या कोई सबूत मिल पाया है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वो दिन था 8 मार्च 2014 का जब ये खबर आई कि 227 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स के साथ में उड़ान भरने वाला एक बोइंग 777 का जहाज अचानक से गायब हो गया। आखिर ये जहाज गया कहां पर? दरअसल ये कहानी शुरू होती है मलेशिया से। मलेशिया की एक फ्लाइट MH370 उड़ान भरती है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। ये फ्लाइट जा रही थी बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाइना। जब ये खबर पूरी दुनिया में टेलीकास्ट हो रही थी, हम उससे पहले के इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में ये बात करेंगे कि आखिर इस प्लेन के साथ में हुआ क्या था। जब इस प्लेन ने उड़ान भरी तो इसके ठीक 38 मिनट के बाद में ये प्लेन अचानक से रडार से गायब हो गया। दरअसल ये प्लेन जब मलेशिया से वियतनाम की ओर जा रहा था, जो कि बीजिंग से और मलेशिया के बीच का एक रास्ता है जिसको हम पॉइंट टू बी मिड ऑफ कहते हैं, जहां पर अक्सर प्लेन जो है स्टॉप करते हैं। लेकिन ये प्लेन काफी बड़ा प्लेन था और इसके पास में पूरा फ्यूल था, तो इसलिए इसे रुकने की जरूरत नहीं थी। तो सबसे पहले इसे मलेशिया से वियतनाम के बॉर्डर से क्रॉस करके इसे बीजिंग जाना था। लेकिन जब ये वियतनाम के बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहा था, उस टाइम पे इसका संपर्क रडार से टूट गया। मलेशिया से संपर्क टूटने के बाद में इस जहाज का संपर्क वियतनाम से होना था, लेकिन इसका संपर्क किसी भी रडार सिस्टम के साथ में नहीं हुआ। जब ये खबर वियतनाम को पता चली तो उन्होंने मलेशियन एयरलाइंस को इस बारे में इन्फॉर्म किया। जब ये खबर उनको पता चली तो उन्होंने सोचा कि शायद समुद्र में होने की वजह से इस जहाज का रडार से कनेक्शन टूट गया होगा, क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जब भी प्लेन्स काफ़ी दूर डिस्टेंस में जाते हैं या फिर समुद्र को क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे उनका संपर्क रडार से टूट जाता है। अब ऐसा ही हुआ इस प्लेन के साथ में, लेकिन दिक्कत तब हुई जब लगभग आधे घंटे के बाद में भी इस प्लेन से कोई संपर्क नहीं हो पाया। आखिरकार ये समझा गया कि शायद ये प्लेन जो है कल सुबह जब बीजिंग के अंदर लैंड करेगा तब हम इस जहाज के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेंगे, क्योंकि उन्हें लगा शायद इस जहाज का रडार खराब हो गया होगा और इसी वजह से ये प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन दिक्कत तब हुई जब सुबह 8 बजे इस प्लेन को बीजिंग लैंड करना था। उस टाइम पर भी ये प्लेन वहां पर नहीं पहुंचा और तब मलेशियन, वियतनाम और बीजिंग तीनों देशों की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को काम पर लगाया गया इस प्लेन को ढूंढने के लिए। लेकिन क्या कहोगे आप जब मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस टाइम पर इस प्लेन को ढूंढा जा रहा था, जब ये सोचा जा रहा था कि ये प्लेन क्रैश हो चुका होगा, उस टाइम पर ये प्लेन उड़ान भर रहा था। बिल्कुल, ये उस टाइम पर उड़ान भर रहा था। सुबह 6 बजे इस प्लेन को ढूंढने का जो है मिशन चालू किया जाता है। 8 बजे का जो टाइम रखा गया था वो सिर्फ एक समझने के लिए था। एक्चुअल में इसका टाइम था 5 बजे का। हम सिर्फ 8 बजे को एक मान कर चलते क्योंकि 8 बजे तक ही इस प्लेन के पास में फ्यूल था। जब 6 बजे इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश शुरू की गई तो तब इसको वियतनामी समुद्र के अंदर ढूंढा जा रहा था। उस टाइम पे इस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चल पाया। लेकिन उसके 1 घंटे के बाद में हमें खबर आती है कि ये प्लेन मलेशियन एयरलाइंस के तो रडार से गायब हो चुका था, यानी कि सर्विलेंस जो रडार होते हैं उनसे तो गायब हो चुका था, लेकिन इस प्लेन का जो संपर्क था वो एक मिलिट्री रडार से जुड़ा हुआ था। जब ये खबर सामने आई तो इसका पूरा कच्चा चिट्ठा बाहर निकलना शुरू हो गया। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जब इस प्लेन के बारे में पता लगाया गया कि आखिर ये प्लेन मलेशिया से वियतनाम की ओर जा रहा था तो आखिर ये कहाँ चला गया, तो मिलिट्री रडार से पता चला कि जब ये प्लेन मलेशिया से वियतनाम की तरफ मुड़ा उस टाइम पर इसने 38 मिनट के बाद में एक हैवी राइट टर्न लिया, एक बिल्कुल शार्प राइट टर्न, और उसके बाद में एक लेफ्ट, और फिर वापस से ये राइट की तरफ मुड़ गया और सीधा चलना शुरू कर गया। मलेशिया के ठीक बिल्कुल बॉर्डर के बीच में ये प्लेन उड़ान भरता रहा और सुबह 6 बजे के आसपास इस प्लेन को जहां पर ढूंढा जा रहा था उस टाइम पर ये प्लेन हिंद महासागर में था, यानी कि इंडियन ओशन में था। उसके बाद में इस जहाज को वहां पर भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इंडियन ओशन में भी इस जहाज का कोई अता पता नहीं चल पाया।
अब आपको ये सोचकर हैरानी होगी कि इतनी जगह पर इस प्लेन को ढूंढा जा रहा है, आखिर ये प्लेन गया तो गया कहाँ? वेल, यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये प्लेन गया कहाँ। चलिए कोई बात नहीं, ये भी इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग स्टोरी नहीं है। इसके बाद में जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि जब इसे इंडियन ओशन में खोजा जा रहा था उसके बाद में पता चला कि इसने मिलिट्री रडार से तो फिर भी संपर्क तोड़ दिया था, लेकिन ये एक सैटेलाइट के साथ में कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहा था। और जब ये बात समझ में सबको आई तो उसके बाद में इस प्लेन को सैटेलाइट के सहारे भी ढूंढने की कोशिश की। अब आप सोचोगे कि सैटेलाइट के सहारे आखिर कैसे? दरअसल जितने भी बोइंग कंपनी के प्लेन्स आते हैं उनके अंदर एक फीचर होता है कि वो हर 1 घंटे के बाद में जब उनका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो हर 1 घंटे के बाद में वो सैटेलाइट के साथ में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं। ये भी प्लेन उसी मॉडल का था और बोइंग कंपनी का था, बोइंग 777। तो इस जहाज ने भी हर 1 घंटे के बाद में सैटेलाइट के साथ में कम्युनिकेशन करने की कोशिश की जब इसका रडार बंद था। अब ये एक सवाल है कि आखिर इसका रडार बंद किसने किया था, ये हम आज तक नहीं जानते। अब बात करते हैं कि ये प्लेन आखिर फिर उसके बाद में गया कहाँ। जब मिलिट्री रडार से इसका संपर्क टूटा तो उसके बाद में ये पता चला कि ये जहाज मलेशियन टेरिटरी से बिल्कुल अपोजिट साइड में ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा था, यानी कि पैसिफिक ओशन की तरफ। और ये उससे थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि हम इतना आगे नहीं जाएंगे, वो अंटार्कटिका की तरफ चला जाता है, तो हम थोड़ा पीछे रहते हैं। हम इंडियन ओशन ही मान के चलेंगे कि भी ये प्लेन इंडियन ओशन की तरफ जा रहा था। अब ये कहानी तो थोड़ी सरप्राइजिंग आपको लगेगी, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस प्लेन के अंदर लगभग 8 घंटे तक उड़ने का फ्यूल था और ठीक 8 बजे तक ये प्लेन उड़ता रहा। और जब ये बात सबको पता चली तो ये सबसे बड़ा सवाल बनकर रह गया कि आखिर चाइना को जाने वाला प्लेन ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी तक कहाँ तक पहुँच गया और इंडियन ओशन में आखिर ये प्लेन गया कहाँ। साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के डेटा को निकाला, इसके बाद में उसे रीड आउट किया। पता चला कि ये प्लेन एक ऐसे आर्क के ऊपर कहीं गिरा होगा जिसको साइंटिस्ट ने सैटेलाइट के डेटा से मिले सभी मेन पॉइंट्स के सहारे ड्रॉ किया था। इसको हम 7th आर्क बोलते हैं। ये एक बहुत बड़ा एरिया है समुद्र का और हम आज तक इस एरिया को पूरा कंप्लीटली नहीं ढूंढ पाए हैं और ना ही छानबीन हो पाई है कि आखिर ये प्लेन वहाँ पर है भी या नहीं। हालांकि कुछ सबूत ज़रूर मिले हैं, जैसे कि 2015 के अंदर रीयूनियन नाम के एक आइलैंड के ऊपर जो कि अफ्रीका की साइड में है, वहाँ पर इस प्लेन का एक फ्लैपरोन का टुकड़ा मिला था। फ्लैपरोन वो टुकड़ा होता है, टुकड़ा नहीं, आई एम सॉरी, एक ऐसा पार्ट होता है प्लेन के विंग्स का, जिसका यूज़ तब किया जाता है जब प्लेन को लैंड कराना होता है। ये ड्रैग क्रिएट करता है और प्लेन को रोकने में मदद करता है। लेकिन सबसे मुश्किल और सबसे दुख भरी बात तो ये थी कि जब इंजीनियर्स ने इस फ्लैपरोन के टुकड़े को अच्छी तरीके से एग्जामिन किया तो उन्हें ये पता चला कि ये प्लेन इंटेंशनली पूरी तरीके से क्रैश करवाया गया है। अब आप भी यही सोचोगे कि आखिर एक छोटे से मेटल के पीस से आखिर ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि आखिर प्लेन को क्रैश करवाया गया है या फिर वो लैंड हुआ है। दरअसल फ्लैपरोन का यूज तब किया जाता है जब लैंडिंग करनी होती है और इसे ओपन किया जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये मेटल का पीस हमें मिला था तो उस टाइम पे इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी कि ये ऐसा दिख रहा था कि वो टूटा है, फोर्स उसका डाउनवर्ड लगा है, यानी कि डायरेक्टली वो समुद्र के अंदर डीप उसने डाइव लगाई होगी प्लेन ने। और यही वो एक ऐसी बात थी जिसने सबको झंझोड़ कर रख दिया कि आखिर ये प्लेन समुद्र में सीधा डाइव कैसे कर गया। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी ज़रूर निकल कर आती हैं कि आखिर इस प्लेन के पायलट ने ऐसा किया था या फिर किसी और ने। कुछ थ्योरीज मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहली जो थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक लगती है और जिसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये इस प्लेन के साथ में शायद ज़रूर हुआ होगा। जो थ्योरी ये कहती है कि ये प्लेन जब मलेशियन एयरलाइंस के संपर्क से टूटा उस टाइम पर इस प्लेन के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल था वो बिल्कुल कम हो गया और पैसेंजर्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और कैप्टन भी बेहोश हो गए। इसकी वजह से ये प्लेन ऑटो पायलट मोड पर चला गया और ऑटो पायलट मोड पे शायद इस प्लेन ने वापस मलेशियन टेरिटरी की ओर जाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसके बाद में भी क्या पता कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये प्लेन इंडियन ओशन की तरफ चला गया। अब यहाँ पे एक दूसरी थ्योरी भी आती है। वो दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये जो प्लेन था इसको इंटेंशनली क्रैश करवाया गया। कुछ लोगों का मानना है कि जो पायलट थे वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे इस फ्लाइट के लिए, वो पहले से बहुत ज़्यादा दुख में थे, उनको कोई
प्रॉब्लम थी, घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी उनकी, मे बी रिश्तेदारी में या फिर उनके घर में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में कोई प्रॉब्लम रही होगी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से पायलट ने इंटेंशनली क्रैश करवाने की कोशिश की इस प्लेन को। आज की डेट में अगर बात की जाए तो इस प्लेन का हमारे पास में कोई भी डेटा नहीं है सिवाय कुछ मेटल के टुकड़ों के, और उन मेटल के टुकड़ों से हम ये पता नहीं लगा सकते कि आखिर ये प्लेन कहाँ है। हाँ, कुछ सबूत ज़रूर हैं जो कि ये इशारा करते हैं कि आखिर शायद ये प्लेन वहाँ पर होगा या फिर वहाँ पर होगा, लेकिन ये सब बातें सिर्फ कहने या फिर सुनने के लिए हैं, अच्छी लगती हैं। जब इनको रियलिटी में हम उतारने की कोशिश करते हैं तो ये चीज़ें कभी भी हमें सच्चाई का सामना नहीं करवाती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और MH370 के इस पार्ट को अगर आप वापस से सुनना चाहते हैं तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए। थैंक यू।